हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों इस पार्ट में हम करने जा रहे हैं चैप्टर 4 के डिस्कशन। और इस चैप्टर का नाम है सर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। सर स्ट्रैटेजी का मतलब आप चैप्टर 2 में अच्छे से समझ सके हैं मेरे साथ। और अब हम सीखने जा रहे हैं कि उस स्ट्रैटेजी को फाइनली प्लान कैसे किया जाता है। और यहाँ हम कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट लेवल की स्ट्रैटेजी को प्लान करना सीखने वाले हैं। तो सर इस चैप्टर का नाम आपका ICI ने रखा है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। दोस्तों आप देख रहे हैं चैनल CA ड्रीवर्स दी एवेंजर। मैं इस चैनल का होस्ट और आप सबका दोस्त विनीत मिश्रा आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। सर सबसे पहले आपको समझना है कि प्लानिंग क्या होती है। तो प्लानिंग क्या होती है सर, पहली बात तो ये ऑलवेज फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। फ्यूचर ओरिएंटेड बोले तो कि भैया आप प्लानिंग मतलब मैं कल क्या खाऊंगा, मैं कल कहाँ जाऊँगा, मेरे कल सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आएंगे, तो ये सारी की बात फ्यूचर में करता है, ये प्रेजेंट और पास्ट की बात नहीं करता। इट रिलेट्स विथ वाट नीड्स टू बी डन, मतलब क्या होना चाहिए था या क्या होना चाहिए इन फ्यूचर। सर था तो होगा ही नहीं, फ्यूचर की बात है तो कि मतलब भविष्य में क्या होना चाहिए, ये उस बात को रिलेट करता है। एंड जनरेटिंग ब्लूप्रिंट्स फॉर एक्शन, और ये बताता है कि इस स्टेप को पाने के लिए, आपको अपनी मंजिल पाने के लिए कौन कौन से एक्शन, कौन कौन से स्टेप आपको लेने पड़ेंगे। Planning is all about deciding what resources do we have and what resources can be obtained, allocation of resources to activities and assignment of roles and responsibility to achieve object। अब आप कहोगे नहीं समझ में आया, मैं बताता हूँ। Planning is all about deciding what resources we have, मतलब प्लानिंग में हमें ये देखना होता है कि मेरे पास आज क्या है, ठीक है, मुझे अपना भविष्य निर्माण करने में, अपनी प्लानिंग को अचीव करने के लिए किन किन सोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और उन रिसोर्सेज को मुझे कहाँ कहाँ लगाना पड़ेगा, टू एक्टिविटीज़ एंड असाइनमेंट ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, और उन काम को करने के लिए मुझे असाइन करना पड़ेगा ऐसे लोगों को जो अपने रोल को समझें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं ओवरऑल इस प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ठीक है सर। उसके बाद आप जब आगे बढ़ते हैं तो आपको दो तरीके से समझना है। क्या समझना है सर? सर सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि जो आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, आपकी जो प्लानिंग आप बनाने वाले हो वो दो टाइप से हो सकती है। एक तो आपकी शॉर्ट टर्म प्लानिंग बन सकती है, एक आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग बन सकती है। सर शॉर्ट टर्म प्लानिंग को आप ऑपरेशनल प्लानिंग कहते हो, जो कि आप चैप्टर 5 में पढ़ने वाले हो। और एक होती है सर आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जिसमें आप बहुत सारी प्लानिंग इस चैप्टर में हमारे सिलेबस में दी हुई है, आप उसे पढ़ने वाले हो, ठीक है सर। सर ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होती है, अब हम स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के बारे में सीखते हैं कि भैया स्ट्रैटेजिक प्लानिंग आर ऑर्गेनाइजेशन वाइड एस्टेब्लिशमेंट या स्टेबिलिटीज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड पोजीशन ऑर्गेनाइज विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एनवायरनमेंट। सर समझ में ही नहीं आया, पूरा ऊपर से निकल गया, एक बार दोबारा समझाओ। सर ये क्या कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को बड़े पैमाने पे, वाइड मतलब बड़े पैमाने पे इस्टेब्लिश करने के लिए हमें ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या पाना है और हमें क्या पोजीशन चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन की उस एनवायरनमेंट को लेके, ये हमारी होती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और उसकी प्रोसेस क्या होनी चाहिए। ओवरऑल ये हमें प्लान करना सिखाता है कि हमें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन और अपने एनवायरनमेंट को मैच करते हुए। इट प्रोवाइड डायरेक्शंस टू इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, ये बताता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कि हमें इस ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ पे लेके जाना है। इट इन्वॉल्व्स मेकिंग डिसीजन एंड अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब इसमें पहली बात तो हमें डिसीजन भी लेना है और हमें रिसोर्सेज को अलोकेट भी करना है, ठीक है सर। लेट सपोज मैं अपना ही एग्जांपल लूँ, अगर मैंने कहा कि टॉप 50 मुझे बनाना है नवंबर 18 के लिए, तो सर ये तो मेरा डिसीजन हो गया, लेकिन इस डिसीजन के लिए ये जो टॉप 50 आपको दिख रहा है, आपको जो नवंबर में 50 मतलब 18 में जो वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलने वाली है, उसके पीछे जो रिसोर्सेज लगाने वाले हैं उसको भी मुझे अलोकेट करना पड़ेगा, जो कि एक स्ट्रेटजिक प्लानिंग का पार्ट होता है। टू अचीव ऑब्जेक्टिव बाय एग्जीक्यूटिंग स्ट्रेटजी, ठीक है सर। तो इस ऑब्जेक्टिव से क्या होने वाला है, मैं एग्जीक्यूट कर पाऊंगा अपने स्ट्रेटजी को, या दूसरे शब्दों में
इस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करके मैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाऊंगा। दोबारा से, इस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करके मैं अचीव कर पाऊंगा अपने ऑब्जेक्टिव्स को। ठीक है सर। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ क्वेश्चंस का, सवालों का जवाब देना होता है कि हम आज क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, फॉर मूव वी डू इट। ठीक है सर, हम ये किसके लिए कर रहे हैं, एंड हाउ डू इम्प्रूव, हम इसका अपने अंदर सुधार कैसे लाएंगे। सर ये अभी जो ऊपर आपने पढ़ा वो आपने लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ा, अब आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म क्या होता है सर, ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशनल प्लान क्या होता है कि भैया मेनली अगर मैं बात करूँ तो ये छोटे समय के लिए बात करता है। ये 1 से 3 साल के लिए जो प्लान, छोटे छोटे प्लान होते हैं, उसको हम शॉर्ट टर्म प्लान कहते हैं, जिसे हम ऑपरेशनल प्लान कहते हैं। इट स्पेसिफाई डिटेल ऑन हाउ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव आर टू बी अचीव्ड। यानी सबसे बड़ा पैमाना क्या था, लेट सपोज अगर आपके एग्जाम से बात करूँ तो रैंक 1 लाना आपके लिए एक बहुत बड़ा, आपके लिए लॉन्ग टर्म आपका प्लान है। ठीक है, तो उस रैंक 1 लाने के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट पे कमांड बनानी पड़ेगी, और जब आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने की बात करते हो तो वो आपके लिए ऑपरेशनल प्लान हो जाता है। और जब पूरी रैंक 1 लाने के लिए बात करते हो कि मुझे इस तरीके से पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है, तो ये आपके लिए क्या हो जाता है, एक स्ट्रैटेजी प्लान हो जाता है। ठीक है सर। सर इसके बाद आपको कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ लिया है, मैं यहाँ पे डिस्कशन नहीं रखूँगा इसकी, माफ़ कीजिएगा, आप कह लीजिए, लिख लीजिए कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ लिया है। ठीक है सर। फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट के लिए ये आपको चार्ट एक पढ़ा था आपने मेरे साथ चैप्टर 2 में कि सर इसे हम SM मॉडल के साथ हमने पढ़ा था, तो ये भी हम कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैं इसकी डिस्कशन नहीं रखूँगा। ठीक है। उसके बाद आपको समझना है इस चैप्टर के अंदर कि आपकी कितनी टाइप की स्ट्रेटजी है। मतलब ऊपर जो आपने पढ़ा उसके एग्जाम में आने के चांसेस है सर 1 स्टार आउट ऑफ 4, यानी उसके ऊपर आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। अब आप मेरे साथ देखने वाले हैं कि इस चैप्टर में क्या आता है और कैसे आता है। सर यहाँ पे हम कुछ ग्रांड स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब बड़ी स्ट्रेटजीज है ना, बड़े पैमाने की, टॉप लेवल की स्ट्रेटजी। इसे मास्टर स्ट्रेटजी भी कहा जाता है, इसे डायरेक्शनल एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी भी कहा जाता है। ठीक है, जिसमें एक स्ट्रेटजी है हमारे पास स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, एक है सर हमारे पास ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, और एक है सर रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी। उसके बाद हमें मिलती है सर कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी। कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी कुछ नहीं होता, इन तीनों में कोई भी, किसी का भी कॉम्बिनेशन आप फॉलो कर लो उसे हम कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी कहते हैं, लेकिन इन तीनों को मेनली हमें पढ़ना होता है। फोर्थ क्या कहता है, मतलब कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी कि ऊपर दिए हुए तीनों में से किसी का कॉम्बो बना लो, आप ए बी का बना लो, बी सी का बना लो, ए बी सी का बना लो, ए सी का बना लो, कुछ भी कॉम्बिनेशन बनाते हो वो कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी कहलाता है। मेन मुद्दा हमारे ये 3 है, और इसके बाद भी एक 3 सेट ऑफ स्ट्रेटजी है, वो ओवरऑल हम कर देते हैं तो हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। इस चैप्टर में अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अगर आप इस स्पीड से नहीं पढ़ेंगे तो भैया आपको May 18 का एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। अगर आप ये वीडियो नवंबर 18 में देख रहे हो तो भी स्पीड ज़्यादा नहीं है। अगर आप पिछले 3 चैप्टर को अच्छे से कर चुके हो तो आपको एक एक चीज़ समझ में आने वाली है। बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि सर अपना 100% डेडिकेशन यहाँ पे मौजूद रखना चैप्टर को समझने की बात। सर कुछ लोग इस स्ट्रेटजी को डू नथिंग न्यू स्ट्रेटजी भी कहते हैं, लेकिन सर डू नथिंग न्यू का मतलब ये नहीं है कि डू नथिंग, कुछ लोग यहीं तक इसको पढ़ते हैं डू नथिंग स्ट्रेटजी। भैया ये डू नथिंग नहीं है, ये है डू नथिंग न्यू। सर डू नथिंग न्यू का मतलब होता है कि हम कुछ नया ट्राई नहीं करेंगे। सर समझो आप इस बात को, गलत सेंस में मत ले जाना। एक होता है डू नथिंग, मतलब हम कुछ नहीं करेंगे, विल्ले रहेंगे। ये विल्ला रहने के लिए नहीं कह रहा, ये कह रहा है जो आप कर रहे हो उसी काम को इतने बेहतर तरीके से करो कि कोई आपको compete ना कर पाए। दैट इज स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी की डू नथिंग न्यू। हम नया नहीं करेंगे, जो हम कर रहे हैं उसी को हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे ताकि हम मार्केट में स्टेबल रह पाए, कोई हमें compete भी ना करे और ना ही हमें कोई छेड़े। ठीक है सर, स्टेबिलिटी फर्म ऑप्टिंग फॉर स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। ठीक है सर, कंसंट्रेट्स ऑन करेंट प्रोडक्ट, मतलब हम जिसमें हैं हम उसी में खुश हैं, हमें नया करने की जरूरत नहीं है, और ये हमारा कोर प्रोडक्ट होता है। सर इसके लिए आप पार्ले जी का एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, पार्ले जी की क्या खास बात है, आपने देखा होगा पार्ले जी का प्रोडक्ट, देखा है ना? रुको मैं दिखाता हूँ आपको। सर ये है आपका पार्ले जी बिस्कुट, और मैं ऐसा तो नहीं मान सकता कि आप में से किसी ने ये बिस्कुट कभी खाया ना हो।
ये सर बचपन में भी सब खाते हैं, अभी भी सब खाते हैं, और ये ऑल एजेस बेस्ड ये बिस्कुट है, और ये ट्राई करना कभी, आपको ये पता चलेगा कि कितना सस्ता बिस्कुट है और कितना फ़ायदेमंद है। ठीक है सर। और इसका मूवी में भी डायलॉग है कि यार आजकल तो बिस्कुट के आगे, पार्ले के आगे भी जी लगता है, हम तो खैर इंसान हैं। ठीक है, तो ये पार्ले जी बिस्कुट है आपका। ठीक है, आपको दिमाग में इसको रखना है पार्ले जी बिस्कुट को। तो ये जो आपको पार्ले जी बिस्कुट है, ये किस पे फोकस करता है? स्टेबिलिटी पे, कि हम कुछ नया नहीं ट्राई करेंगे पार्ले जी में, हम जो पार्ले जी बना रहे हैं हम उसी को बनाते रहेंगे और अपने आप को मार्केट में स्टेबल रखने वाले हैं। एंड हम क्या करते हैं? करेंट प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं। ठीक है सर। इट स्टेज विथ सेम बिजनेस, और हम किस में पसंद रहना करते हैं? हम पसंद किस में रहना करते हैं? हम सेम बिजनेस में ही रहना पसंद करते हैं, उसी प्रोडक्ट को बेचते हैं और उसी मार्केट में ही रहते हैं। हम नया ट्राई नहीं करते, हम बस उसी काम को अच्छे से करते हैं। इसका मतलब क्या होगा? हम नया ट्राई नहीं करते, लेकिन हम जो करते हैं उसी को अच्छे से करते हैं। इन दिस फर्म मेंटेन सेम लेवल ऑफ एफर्ट, इसमें फर्म क्या करती है? सेम लेवल ऑफ एफर्ट को बनाए रखती है। वॉट इट इज वॉज डूइंग इन पास्ट एंड इट इज नेवर अ डू नथिंग स्ट्रेटजी, मतलब जो हम अपने पास्ट के अंदर किया करते थे हम वही अभी भी करेंगे, लेकिन इट इज़ नेवर अ डू नथिंग स्ट्रेटजी। इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि हम कुछ नहीं करेंगे। इस लाइन को मार्क करना, ये डू नथिंग स्ट्रेटजी नहीं है, ये डू नथिंग न्यू स्ट्रेटजी है। समझे नहीं आप? डू नथिंग स्ट्रेटजी मतलब हम कुछ भी नहीं करेंगे, हाँ गलत गलत गलत, हम करेंगे लेकिन अपने ओल्ड काम को ही अच्छे से करते रहेंगे। ठीक है सर। सर इसे मैं कह सकता हूँ कि ये एक टाइप का मार्केट पेंट्रेशन है, लिखना मत, लेकिन आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग कस्टमर पर एग्जिस्टिंग मार्केट पे ही फोकस करने वाला है। ठीक है, इट अलाउज ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटजीज। ठीक है सर। ट्राइड मतलब आप इसे प्रयोग करो, आप इसे टेस्ट करो, आपको पसंद आएगा तो आप यूज़ करो। एग्जाम्पल है सर बाटा कंपनी, और पार्ले जी भी आप इसके बगल में लिख सकते हो। ठीक है सर, पार्ले जी। ठीक है, these firms maintain status quo in term of method and paths, मतलब हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे, हमें अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है, बस जो काम हम कर रहे थे उसी को हम क्या करेंगे? और अच्छे से करते रहेंगे। ठीक है सर। आइए सर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पहला सर, नो रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रेश इन्वेस्टमेंट, हमें ज़्यादा पैसा नया लगाना नहीं पड़ता। सर रिस्क बहुत कम होता है क्योंकि हम कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे। ठीक है सर। लो ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, इसमें आपकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती। मान लो आप 60% कस्टमर होल्ड करके बैठे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा 61 एक्सेप्ट करना अगले साल, या फिर 59 एक्सेप्ट करना। आप ये मत सोचना कि आप 60 से 70 पे चले जाओगे, आप ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इट इज़ फ्रिक्वेंटली अप्लाइड स्ट्रेटजी। ठीक है, और ये हमेशा नहीं, ये है फ्रिक्वेंटली, मतलब कभी भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो, हर सिचुएशन में आप इसे अप्लाई कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। इट इज़ डू नथिंग न्यू, डू नथिंग न्यू है सर, डू नथिंग न्यू है, आपको वर्ड आप पकड़ नहीं रहे हो। डू नथिंग स्ट्रेटजी है क्या? आप कहोगे नहीं, ये डू नथिंग स्ट्रेटजी नहीं है, ये डू नथिंग न्यू स्ट्रेटजी है। दैट इज फर्म कंसंट्रेट ऑन करंट प्रोडक्ट, की फर्म क्या करता है? करंट प्रोडक्ट पे फोकस करता है, करंट प्रोसेस पे फोकस करता है, जिससे हमारे जो रिजल्ट की जो क्वालिटी है ना वो बढ़ती रहती है। ठीक है सर। एंड फंक्शनल एफिशिएंसी इंक्रीज, और जो लोअर लेवल पे जो भी काम होते हैं, हमारे मैनेजमेंट में 3 लेवल होते हैं ना, तो जो लोअर लेवल के काम होते हैं ऑपरेशनल लेवल के, उसकी भी एफिशिएंसी क्या होती है? बढ़ती है। फिर सर अगला क्वेश्चन आया हमारे पास कि भैया रीज़न क्या है इसको अप्लाई करने के? इन केस वेयर एनवायरनमेंट इज स्टेबल, जब एनवायरनमेंट स्टेबल हो तो इसे अप्लाई किया जाता है। जब हमें रिस्क लेने की इच्छा ना हो, वर्ड पे फोकस करना सर, जब हमें रिस्क लेने की इच्छा ना हो तब हम इसे अप्लाई करते हैं। अनफेवरेबल और एडवर्स कंडीशन में, रिसेशंस वगैरह में हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और फर्म नीड टू स्टेबलाइज्ड आफ्टर अ पैरालॉज्ड ग्रोथ। ठीक है, मतलब हमें पहले ही बहुत ज़्यादा अपार सफलता मिल चुकी है, तो हम उसे और ग्रो करने की नहीं सोचते, हम जो एग्जिस्टिंग है उसी में खुश रहने की कोशिश करते हैं कि भैया हम वैसे ही बहुत ग्रोथ कर चुके हैं, अब हम यहाँ पे आगे रुकना चाहेंगे। जैसे हम मैच्योरिटी फेज भी बोलते हैं कि मैच्योरिटी में हमें स्टेबिलिटी रखनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी पोजीशन को होल्ड कर सके, जिसे कहते हैं ना होल्ड पोजीशन। ठीक है, ये वही है। उसके बाद सर अगला आता है हमारे पास ग्रोथ या एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। मेरा भी गला बोलते बोलते खराब हो जाता है कई बार।
ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या होती है सर? इसको बोलते हैं सर डू न्यू, है ना, कुछ नया करने के लिए। ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीजिंग स्कोप ऑफ बिजनेस, कि जब आप चाहते हो कि आपका बिजनेस जो है वो अलग लेवल पे जाए और थोड़ा बड़ा हो जाए, तब आप यूज़ करते हो। और इसमें हम पैक ऑफ एक्टिविटीज़ पे फोकस करते हैं कि भैया अब हम अपने काम को और बढ़ाएंगे। फर्म अप्लाइंग ग्रोथ में लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, हम नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, या फिर हम नए मार्केट में चले जाते हैं, ठीक है, जिसे आप कह सकते हो प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केट डेवलपमेंट। और एक्वायर सम फर्म्स, या फिर हम डाइवर्सिफिकेशन कर लेते हैं, या फिर हम मर्जर या एक्विजिशन कर लेते हैं। विथ ग्रोथ द साइज ऑफ फर्म इज इंक्रीज, ठीक है, एंड इट्स कंट्रोल ओवर इमीडिएट इन्वायरमेंट ऑल्सो इंक्रीज, कि भैया इससे क्या होता है, आपका फर्म का साइज बढ़ जाता है और इन्वायरमेंट में आपकी जगह और आपकी इज्जत भी बढ़ जाती है, ठीक है। इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, तो आप कह सकते हो कि स्टेबिलिटी का अपोजिट है। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी कहता है कि हम जहाँ हैं हमें वहीं रहना है, ग्रोथ कहता है कि नहीं भैया हमें और ऊपर जाना है, हमें और ऊपर जाना है, हमें और ऊपर जाना है। इन स्टेबिलिटी रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर लिमिटेड, मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड आर लिमिटेड, मतलब बट इन अ ग्रोथ बोथ आर आई, मतलब अरे भैया सिंपल सी बात है, फ्री कुछ नहीं मिलता, कुछ तो देना पैंदा है। इन द सेंस जब तक आप रिस्क लोगे नहीं तब तक आपको सक्सेस मिलेगी नहीं। तो वो ग्रोथ कह रहा है कि भैया आप जब रिस्क लोगे तभी तो आप ऊपर जाओगे ना, ओके। और स्टेबिलिटी में क्या कर रहा है कि आप रिस्क लेने को तैयार ही नहीं हो, तो भैया आप यहीं पे रुके पड़े हो, तो आपकी ग्रोथ भी यहीं पे रुकी पड़ी है, आपका इनकम भी यहीं पे रुकी पड़ी है, आपका रिवार्ड भी यहीं पे रुका पड़ा है, सब एक ही जगह पे रुके रहेंगे क्योंकि आप रिस्क लेना ही नहीं चाहते, ठीक है सर। उसके बाद सर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटजी, रिक्वायर ऑफ फ्रेश इन्वेस्टमेंट। सर पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसमें पैसा लगेगा, बिना पैसे के काम नहीं होने वाला। दूसरा है सर रिस्क बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि आप नए एरिया, नए फील्ड, नए मार्केट में जा रहे हो, ठीक है सर। ग्रोथ लेकिन हाई होगी, है ना सर, रिस्क लोगे ज़्यादा तभी तो हमारी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी। मोस्ट फ्रिक्वेंटली अप्लाइड स्ट्रेटजी, मोस्ट फ्रिक्वेंटली मतलब ज़्यादातर लोग ग्रोथ ही चाहते हैं कि हमारा और ज़्यादा कमाई हो, बहुत ज़्यादा अर्निंग हो, जिसके लिए वो ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ अप्लाई करते रहते हैं। इट्स अ ट्रू ग्रोथ स्ट्रेटजी, क्या है ये? एक सच्ची ग्रोथ स्ट्रेटजी है। क्यों? क्योंकि हर इंसान अपने आप को हवा में, इन द सेंस स्काई में उड़ते हुए देखना चाहते हैं, जिसके लिए वो हमेशा ग्रोथ को अप्लाई करता है, ठीक है सर। ग्रोथ अप्लाई करना बुरी बात नहीं है, लेकिन किस समय अप्लाई कर रहे हो ये जरूर देखना पड़ेगा। उसके बाद सर इट इन्वॉल्व्स रीडेफिनेशंस ऑफ बिजनेस, ठीक है, ये आपके बिजनेस की नए मायने क्रिएट कर देता है, नई मीनिंग को क्रिएट कर देता है, क्योंकि इसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो चेंज हो जाता है, ठीक है सर। उसके बाद रीजन ऑफ अप्लाइड ग्रोथ स्ट्रेटजी, हम क्यों अप्लाई करते हैं? पहला, इससे भैया ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ जाता है और उससे हमारा रिजल्ट बढ़ जाता है, ठीक है सर, और इससे हमारा मार्केट शेयर भी बढ़ जाता है। दूसरा सर, ये हम तब कर सकते हैं जब हमारा एक्सपीरियंस कर्व बहुत अच्छा जा चुका हो, हमें बहुत अच्छा अनुभव हो चुका हो, तो हम लोगों से और अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे हमारी इफिशिएंसी बढ़ गई है और कॉस्ट कम हो गई है, तो हम ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद सर इफ़ द स्ट्रेटजीज इज सेटिस्फाइड विथ अप्लाइंग ग्रोथ, ठीक है, मतलब कि स्ट्रेटजीज, जो स्ट्रेटजी को बनाता है उस बंदे को खुद लग रहा है कि हमें ग्रोथ अप्लाई करनी चाहिए, तो हम अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद सर फेवरेबल कंडीशंस होती है तो ही हम इसे अप्लाई करते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में हम स्टेबिलिटी अप्लाई करते हैं और फेवरेबल कंडीशन में हम ग्रोथ को अप्लाई करना पसंद करते हैं। सर ये थोड़ा सा यहाँ तक ब्लर है, तो आप परेशान ना होना, जितना मैं कह रहा हूँ उतने पे ध्यान देना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जो मैं कह रहा हूँ आप उस पर फोकस करेंगे तो भी आपको ये समझ में आएगा। सर अकॉर्डिंग टू आइगर इंसॉफ, अगर हम किसकी बात करें, टाइगर में मैंने बोला था ना, टाइगर में मैंने कहा था टी हटा दीजिए तो क्या बन जाएगा, आइगर इंसॉफ ग्रोथ इज मेनली ऑफ टू फॉर्म्स, ठीक है सर। आइगर इंसॉफ में कितने दो टाइप आप देखते हैं, एक तो आप इंटेंसिफिकेशन देखते हैं और दूसरा आप डाइवर्सिफिकेशन देखते हैं। वर्ड नहीं समझ में आ रहा तो टेंशन मत लो, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो तो आप लिख सकोगे। एक तो होता है सर इंटेंसिफिकेशन, एक होता है डाइवर्सिफिकेशन। सर इंटेंसिफिकेशन क्या होता है कि इन दिस आइदर द प्रोडक्ट, मार्केट और बोथ आर एग्जिस्टिंग, ठीक है। जैसे आपने ये 4 कॉलम बनाए थे ना, ये था मार्केट का, ये था प्रोडक्ट का, तो सर आपने से 4 कॉलम बनाए थे। अगर मार्केट और प्रोडक्ट दोनों ही एग्जिस्टिंग कर वाला है तो इसको हम क्या बोलते थे
कि भैया ये हमारा पेंट्रेशन है, मार्केट पेंट्रेशन। अगर मार्केट न्यू था और प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग था तो हम इसे बोलते थे मार्केट डेवलपमेंट, याद आ रहा है आपको। और अगर प्रोडक्ट न्यू था और मार्केट एग्जिस्टिंग था तो हम इसको बोलते थे प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और फिर हम कहते थे मार्केट और प्रोडक्ट दोनों ही न्यू है तो हम इसको बोलते थे डाइवर्सिफिकेशन। तो ये उसी की बात कर रहा है कि भैया इंटेंसिफिकेशन में क्या क्या आता है। इंटेंसिफिकेशन में 3 चीज़ें आती है, मार्केट पेंट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो ये 3 बातें मैंने आपसे पहले ही कहा था कि भैया आप सीरियस होकर चैप्टर 3 में पढ़ लेना, चैप्टर 4 में मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो आपको अपने नोट्स के पेज टर्न आउट करके देखने आप चेक कर पाएंगे। सर डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? इन दिस न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इन न्यू मार्केट। हम नए दिशा में, नए बाजार में नए प्रोडक्ट को लेके जा रहे हैं। सर टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन में सर एक होता है रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, एक होता है अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन और एक होता है इंटीग्रेशन डाइवर्सिफिकेशन। सर ठीक है, इन बातों को ध्यान से सुनना, मैं समझाऊंगा एक एक करके। मैं आपको ले चलता हूँ समझाने की ओर और आपको समझाता हूँ, और ध्यान से सर समझना इन बातों को। ये थोड़ा सा ब्लर आपको दिख रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मेरे शब्दों को सुनना तो आपको समझ में आएगा। सर आप ग्रोथ करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? ग्रोथ करना चाहते हो। तो अगर आप ग्रोथ करना चाहते हो तो भैया या तो आप इंटेंसिफिकेशन की तरफ जाएंगे या तो आप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाएंगे। क्या? अगर आप ग्रोथ करना चाहते हो तो या तो आप इंटेंसिफिकेशन को अपनाएंगे या तो आप डाइवर्सिफिकेशन को अपनाएंगे। सर अगर आप इंटेंसिफिकेशन की तरफ जाएंगे तो आप मार्केट पेंट्रेशन करेंगे, मार्केट डेवलपमेंट करेंगे या फिर प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, इंटेंसिफिकेशन में ये होता है। और इसके लिए आप क्या कहोगे कि चैप्टर 3 को फॉलो करो। कौन सा टाइगर में क्या था, हमने हटा दिया था, टी हटा दिया था तो आइगर इंसॉफ हो गया था, याद आ रहा है आपको? हाँ, तो ये वो वाला मॉडल है, इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा। अब बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन में। तो सर डाइवर्सिफिकेशन की जब आप बात करते हो तो ये 2 टाइप की होती है, एक तो रिलेटेड या कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। सर पेज ब्लर है, आप टेंशन मत लो, अगर आप लिख पा रहे हो तो अच्छी बात है, वरना मैं स्क्रीनशॉट डालने वाला हूँ, जस्ट अभी वीडियो अपलोड होते ही डाल दूंगा, तो आप परेशान ना हो। ठीक है, आप वहाँ से ले लेना अगर आपको इसे देखने में दिक्कत हो रही है। तो डाइवर्सिफिकेशन में सर एक तो होती है रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन और एक होती है अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, मतलब अगर आप जो काम कर रहे हो, आप नए प्रोडक्ट में और नए मार्केट में जा रहे हो, लेकिन अगर उसका पहले से थोड़ा सा भी कनेक्शन है, सर वर्ड पे ध्यान देना, थोड़ा सा भी कोई कनेक्शन है तो उसको हम बोलते हैं रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन आप एक ऐसे मार्केट में जा रहे हो, ऐसा प्रोडक्ट लेके जा रहे हो जिसका पिछले वाले से कहीं दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, उसको हम बोलते हैं अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको क्या कह रहा हूँ मैं? अगर पिछले वाले से, मान लो आप पिछला भी तो कोई बिजनेस कर रहे होंगे ना, हमने क्या कहा? न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट। हमने क्या कहा? न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट। हम कह रहे हैं, मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ पहले, फिर हम रीडिंग करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि आप ऑलरेडी कोई बिजनेस करते थे, आप पहले से बिजनेस करते थे, लेकिन आप नया प्रोडक्ट लेके, ठीक है, न्यू मार्केट में जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? न्यू मार्केट में। तो अगर इसका पहले वाले बिजनेस से थोड़ा सा भी लिंक है, थोड़ा सा भी लिंक है, तो हम इसको बोलते हैं रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे मार्केट में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम जो बिजनेस कर रहे थे, हम ऐसे मार्केट में न्यू प्रोडक्ट और न्यू मार्केट में जा रहे हैं जिसका पिछले वाले से कोई लिंक नहीं है। क्या? कोई लिंक नहीं है, इसे बोलते हैं अनरिलेटेड या फिर कंग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं रिलेटेड या कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। अब सर सुनना, क्या लैंग्वेज है इसकी, सुनने पे फोकस करना, अगर दिख नहीं रहा तो आपके माइंड में मीनिंग जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको मीनिंग लिख के आ रहा है। इन दिस न्यू प्रोडक्ट और बिजनेस इज लिंक्ड विथ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और बिजनेस। मतलब जो हम नए मार्केट या नए बिजनेस में जा रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई जर्रा एक एक बूंद का कोई ना कोई हिसाब किताब जरूर है पिछले वाले के साथ। और अनरिलेटेड में क्या है कि इन दिस न्यू प्रोडक्ट इज नॉट लिंक्ड विद एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और बिजनेस इन एनी मैनर। मतलब कि हमारा पिछले से कोई भी हिसाब किताब नहीं है। फिर सर जब हम लिंक की बात करते हैं तो इसमें भी ये पढ़ने के बाद सर हमें देखो, डाइवर्सिफिकेशन के 3 तरीके, एक रिलेटेड, एक अनरिलेटेड। तो सर आपने क्या देखा अब तक? रिलेटेड देख लिया आपने, अब तक अनरिलेटेड देख लिया। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक नए
साइड जिसका नाम है इंटीग्रेशन। क्या करना? इंटीग्रेशन। एक बार जोर से बोलो मेरे साथ, इंटीग्रेशन। सर एक इंटीग्रेशन होता है सर हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन और एक होता है वर्टिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ यहाँ पे, लेट सपोज मैं टैक्स पढ़ा रहा हूँ और सामने कोई बंदा क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो लॉ अच्छा पढ़ा रहा है, तो मैंने क्या किया, उसको अपनी ब्रांच में शामिल कर दिया कि तू मेरे साथ पढ़ा। ठीक है, मेरे साथ पढ़ा। तो ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होता है कि भैया तू मेरे साथ आके काम कर या फिर मैं तेरे साथ आके काम करूं, तो इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। मतलब हम सेम लाइन ऑफ प्रोडक्ट को, सेम लाइन, मैं क्या बोल रहा हूँ, सेम लाइन ऑफ प्रोडक्ट वाले बंदे को या बिजनेस वाले बंदे को अपने साथ शामिल कर देते हैं। व्हेन अ फर्म एक्वायर इट्स डायरेक्ट कंपटीशन, जो भी मेरे कंपटीशन में है, क्योंकि अगर लॉ अलग पढ़ाएगा तो बच्चे को डिस्टर्बेंस हो रही है, कंपटीशन क्रिएट हो रहा है। टैक्स और लॉ का कंपटीशन तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी कैसा क्या लिंक है कि ग्रुप 1 में दोनों आते हैं। ठीक है, अगर ये क्या करेगा, अपने पास कोई टीचर रख लेगा तो बच्चों को इधर ही टैक्स पढ़ना पड़ेगा, और मैं अपने पास कोई टीचर रख लूँ तो मेरे पास बच्चों को लॉ पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप देखोगे कई टीचर आपस में मर्जर और कोलैबोरेशन कर लेते हैं, उस तरीके से वो क्या सोच रहे हैं कि भाई हम तुझे ही खरीद लेते हैं ताकि हमारी इंडस्ट्री का कोई नया बंदा आके तबाह ना करके जाए। तो हम क्या करते हैं, अपने कंपटीशन को जब खरीद लेते हैं, क्या कर देते हैं, अपने कंपटीशन को एक्वायर कर लेते हैं, तो हम इसको हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहते हैं। इसका कीवर्ड क्या है सर? इसका कीवर्ड ही यही है कि अपने कंपटीशन को एक्वायर कर लिया सेम लेवल पे। क्या? सेम लेवल पे जब हम क्या करते हैं, सेम लेवल पे जब हम अपने कंपटीशन को एक्वायर करते हैं तो हम इसको हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक, और वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है कि भैया ये हम काम तो कर रहे हैं, ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया हॉरिजॉन्टल वाले ने कि भैया हम अपने सेम काइंड ऑफ बिजनेस का जो काम कर रहा था, मुझे लग रहा है ये बंदा मुझे कंपटीशन दे सकता है, तो मैंने इसको क्या कर लिया, खरीद लिया। लेट सपोज हॉर्लिक और बूस्ट की अगर मैं बात करूं, बुरा मत मानना, बेशक सेम है, लेकिन एक बात कह रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो क्या होगा कि दोनों जो एक दूसरे को कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं, वो कहेगा कि बेटा तू मेरे साथ ही आ जा, तो अलग काम ही मत कर। ठीक है, उसके बाद वर्टिकल इंटीग्रेशन में क्या होता है, दो टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं वर्टिकल में, एक तो होता है बैकवर्ड और एक होता है फॉरवर्ड। मान लो मैं इस स्तर पे काम करता हूँ, मुझे काम करने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, क्या चाहिए, रॉ मटेरियल, तो जो प्रोसेसिंग वर्क है वो मैं दूसरों से करवाता हूँ। जब मैं अपने हैंड में प्रोसेसिंग वर्क ले लेता हूँ तो इसको हम कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। लेकिन जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन का काम, क्या डिस्ट्रीब्यूशन, लोगों के घर घर पहुँचाने का काम, लेट सपोज पेप्सी बनाने वाला मालिक जो है पेप्सी का, मैं आपके लिए पेन यूज़ कर लेता हूँ, लेट सपोज पेप्सी बनाने वाला जो बंदा है वो कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल तो किसी से लेता होगा, हाँ, तो अगर वो रॉ मटेरियल बनाने वाले बंदे को ही एक्वायर कर ले तो इसे हम बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कि भैया कस्टमर के घर तक, शॉपकीपर तक, होलसेलर तक ये कैसे पहुंचेगा, अगर मैं बेचने का काम अपने हाथ में ले लूँ तो इसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। ज़्यादा नहीं माथा मारना है, बस इनके कीवर्ड्स को पकड़ के इनको लिख के आना है एग्जाम में, बच्चे कीवर्ड ही नहीं लेके जाते। व्हेन अ फर्म टू इंक्रीज इट्स कंट्रोल और एक्वायर सप्लायर, ठीक है भैया, हम अपना कंट्रोल बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, अपने सप्लायर को ही खरीद ले रहे हैं। किसको खरीद ले रहे हैं, सप्लायर को। इट इज कॉल्ड एज अ बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल रिलायंस फ्रेंड्स, कि भैया हम क्या कर रहे हैं, अपने सप्लायर को खरीदेंगे, क्या, जो हमें पीछे से सप्लाई दे रहा है, जब हम उसे खरीदते हैं तो हम इसे बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है, व्हेन अ फर्म ट्राई टू इंक्रीज इट्स कंट्रोल या एक्वायर डीलर, इसमें क्या है, हम डीलर को एक्वायर कर रहे हैं, यहाँ लिखो आप डी और यहाँ पे लिखो आप एस। एस मतलब सप्लायर को एक्वायर करना और डी मतलब फॉरवर्ड, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई है, जब हम उसको एक्वायर करते हैं तो हम इसको फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे रिलायंस रिटेल शॉप जो होती है उनको हम कहते हैं। तो ओवरऑल मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला यहाँ तक आपको 100% टॉपिक क्लियर है। ठीक है सर, ग्रोथ का टॉपिक, और ये पेज ना समझ में आया हो तो आप परेशान मत हो, मैं इसका स्क्रीनशॉट अभी ग्रुप में डाल रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। सर इसके बाद है रिट्रेसमेंट एंड स्ट्रेटेजी। ठीक है सर, तो इसे मैं रखता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सर लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय। नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, छोटा सा पार्ट है, मेरे पढ़ाने में शायद 50 से 60 मिनट लगे हों,
लेकिन आप इसे रिवाइज कर सकते हैं सर 15 से 20 मिनट में। अगर आपने ये सारी वीडियोस देखे हैं, मेरे साथ नोट्स क्रिएट किए हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई फॉर्म में लगेगा। मिलते हैं सर नेक्स्ट पार्ट में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।